जब किसी सपने को पूरा करने की कीमत उस सपने से मिलने वाले फायदे से ज्यादा हो जाए तो वो सपना नहीं सवाल बन जाता है। और ऐसा ही एक सपना आज सवालों के घेरे में है। तेलंगाना का गौरव कहे जाने वाला कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट पर अब भ्रष्टाचार का दाग लग गया है। इतना ही नहीं, आज तेलंगाना के इस गौरव को बिगेस्ट मैन मेड डिजास्टर कहा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में खामियां सामने आ रही हैं। इसकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर क्या है सच्चाई? दोस्तों, आज बात करेंगे कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की और जानेंगे इसका मकसद क्या था और क्या ये अपने मकसद को पूरा कर पाएगा। आप देख रहे हैं द फोर्थ डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। आईएएस की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी IQ लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, सीसेट की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। 1965 में तेलुगु भाषी इलाकों को मिलाकर आंध्र प्रदेश बना। आंध्र प्रदेश बन तो गया, लेकिन यहां भी क्षत्रिय असमानता तो थी ही। जैसे तेलंगाना क्षेत्र के लोगों को लगा कि उसे न्याय नहीं मिल रहा, खासकर पानी, नौकरी और विकास में। 2001 में के चंद्रशेखर राव ने टीआरएस पार्टी बनाई और तेलंगाना की मांग को उठाया। 2013 में केंद्र सरकार ने अलग राज्य की घोषणा की और 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आ गया। इसे आंध्र प्रदेश से अलग करके भारत का 29वां राज्य बनाया गया। यह विभाजन वर्षों की लंबी लड़ाई, आंदोलनों और क्षत्रिय असमानताओं के कारण हुआ था और पानी इस आंदोलन का एक बड़ा मुद्दा था। दरअसल जब यह एरिया आंध्र प्रदेश में आता था तब भी तेलंगाना क्षेत्र को गोदावरी और कृष्णा नदियों का पानी बहुत कम मिलता था। बड़ी सिंचाई परियोजनाएं जैसे कि नागार्जुन सागर तेलंगाना में जरूर थी, लेकिन पानी तो आंध्र को जाता था। उपेक्षा का शिकार बन गया था तेलंगाना का क्षेत्र। उस पर भी तेलंगाना के कई जिलों में बरसात नहीं होती और भूजल का स्तर भी गहरा है। सिंचाई के बिना किसान कर्ज में डूबते गए और आत्महत्याएं होती रहीं। लोगों को यह लगता है कि पानी है तो खेती है, खेती है तो जिंदगी है। कह सकते हैं कि तेलंगाना का जन्म ही पानी, पहचान और हक की लड़ाई से हुआ था। इसलिए पानी यहां सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि गौरव, राजनीति और जीवन मरण का सवाल बन चुका है। इसलिए केसीआर ने सत्ता में आने के बाद तेलंगाना में पानी की कमी को ही टारगेट किया और शुरू किया कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट तेलंगाना राज्य के भूपालपल्ली जिले के कालेश्वरम नाम की जगह पर बना है। यह गोदावरी नदी पर आधारित एक बहुउद्देशीय सिंचाई प्रोजेक्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। लिफ्ट इरिगेशन का मतलब है कि जब पानी को पंप करके ऊंचाई तक पहुंचाया जाता है और फिर उसको कई जलाशयों या बैराज में स्टोर किया जाता है, फिर इस पानी को नहरों के नेटवर्क की मदद से सिंचाई के लिए अवेलेबल कराया जाता है। अब सवाल यह है कि पानी कहां से आता है? इसका सबसे ऊपरी स्रोत प्राणहिता और गोदावरी नदियों का संगम है। प्राणहिता नदी खुद कई छोटी नदियों का संगम है, जैसे वर्धा, पैनगंगा, वैनगंगा। दोस्तों, ये सभी मिलकर भारत का 7वां सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाती हैं। ये नदी बेसिन इतना बड़ा है कि इस नदी प्रणाली से सालाना लगभग 64,27,900 एकड़ फीट या 280 टीएमसी पानी बहता है। लेकिन यह पानी आज तक पूरी तरह उपयोग में नहीं लाया गया है। क्यों नहीं उपयोग में लाया गया? क्योंकि ये नदियां और उनका रास्ता घने जंगलों और पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों जैसे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी से होकर गुजरता है। इसलिए इस क्षेत्र में निर्माण या बड़ा प्रोजेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर मनुष्य चाह ले तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। और इसी चाहत की मिसाल है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, एक इंजीनियरिंग का चमत्कार। साल था 2019, तारीख थी 21 जून। तेलंगाना की जमीन पर एक ऐतिहासिक उद्घाटन हुआ कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का। दुनिया का सबसे बड़ा मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन मिशन। इसने इंसानी हौसले और इंजीनियरिंग की सीमाओं को बहुत तेजी से पुश किया। इस प्रोजेक्ट का साइज देखिए, यह 13 जिलों में फैला है और लगभग 500 किलोमीटर एरिया कवर करता है।
इसमें 28 पैकेज, 7 लिंक बनाई गई हैं और इन सब को जोड़ती हैं 1800 किलोमीटर की कैनाल नेटवर्क, 1800 किलोमीटर की नहरें। सोचिए जरा, हमारे देश की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट नहर इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई लगभग 650 किलोमीटर है। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में पानी लिफ्ट करके स्टोर करने के लिए सिर्फ नए जलाशय नहीं बनाए जा रहे हैं, बल्कि पुराने जलाशयों में भी जान फूंकने वाला वाटर रिवाइवल मिशन चलाया जा रहा है। आप मेरे पीछे नए जलाशयों और पुराने जलाशयों की एक लिस्ट देख पा रहे होंगे। इस प्रोजेक्ट में 3 बड़े बैराज हैं, मेडिगड्डा, अन्नाराम और सुंदिल्ला, जो अपने आप में बेमिसाल हैं। लेकिन इनके भी अलावा एक और बेहद खास जलाशय है, मलन्ना सागर जलाशय। यह जलाशयों का बाहुबली है। यह 7400 करोड़ रुपए की लागत से बना है। हालांकि यह जलाशय ताड़कापल्ली नाम से शुरू हुआ था, जिसकी क्षमता महज 1.5 टीएमसी रखी गई थी। लेकिन जब कमान केसीआर और टीआरएस सरकार के हाथ में आई तो सिर्फ नाम नहीं, इसकी किस्मत भी बदल गई। रीडिजाइन हुआ प्रोजेक्ट और अब इसकी जल धारण क्षमता है 50 टीएमसीएफटी, यानी 33 गुना ज्यादा पानी। केसीआर ने इसे एक लोक देवता कोमुरवेली मल्लन्ना के नाम पर इसका नाम रखा था, श्री कोमुरवेली मल्लन्ना सागर। इसे फरवरी 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया और यह भारत के सबसे बड़े कृत्रिम जलाशयों में से एक है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक कालेश्वरम परियोजना में करीब 148 टीएमसी पानी स्टोर करने की क्षमता है। इसका मतलब यह है कि जब बारिश या बाढ़ का मौसम आता है, जो करीब 90 दिन यानी 3 महीने तक चलता है, तो इस दौरान हर दिन कम से कम 2 टीएमसी पानी गोदावरी नदी से उठाया जाएगा। इस तरह 90 दिन में कुल 180 टीएमसी पानी उठाया जा सकेगा, जिसका इस्तेमाल बाद में सिंचाई, पीने और दूसरे जरूरतों के लिए किया जाएगा। हालांकि बाद में प्रोजेक्ट में कुछ बदलाव किए गए और कुल पानी का आंकड़ा अब और ज्यादा हो गया है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं है, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में कई ऐसी विशेषताएं हैं जो भारत ही नहीं, एशिया में भी सबसे बड़ी मानी जाती हैं। इसी प्रोजेक्ट में येलमपल्ली बैराज से मलन्ना सागर जलाशय तक करीब 81 किलोमीटर लंबी एक पानी की सुरंग बनाई गई है। यह सुरंग एशिया की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग मानी जाती है। देखिए, आमतौर पर नदियों से पानी ऊपर से नीचे की ओर एक ढाल में बहता है, लेकिन जहां जमीन ऊंची होती है वहां तो पानी आ नहीं पाएगा। ऐसे सिचुएशन में पानी को ऊपर की ओर उठाना यानी लिफ्ट करना पड़ता है। आपके मन में क्या यह सवाल आया कि इतना ज्यादा पानी लिफ्ट कैसे होगा? पानी लिफ्ट किया जाएगा 22 मेगा पंप से। भेल ने इस खास मिशन के लिए तैयार किए हैं ऐसे 7 पंप, जिनमें हर एक की ताकत है 140 मेगावाट घंटे, यानी 500 गीगा जूल की ऊर्जा शक्ति। यह सिर्फ पंप नहीं है, यह पानी को पहाड़ों की ऊंचाई तक पहुंचाने वाले इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं। इसके अलावा इस पूरी महायोजना में एक और खिलाड़ी शामिल है और यह है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, MEIL। इसने अकेले ही 22 में से 15 पंप हाउस खड़े कर दिए और परियोजना का सबसे बड़ा हिस्सा अपने कंधों पर उठाया। दोस्तों, तेलंगाना की धड़कन बने कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का दिल है इसके 4 मेगा पंपिंग स्टेशन, रामडुगु, मेदारम, अन्नारम और सुंदिल्ला। इनमें सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर है रामडुगु पंप हाउस, जो एशिया का सबसे विशाल पंपिंग स्टेशन बनने की कगार पर है। इस पूरे प्रोजेक्ट से कुल 240 टीएमसी पानी को लिफ्ट करके यूज किया जाना है। 169 टीएमसी सिंचाई के लिए, ताकि किसानों के खेत सूखे न रह जाए, 30 टीएमसी हैदराबाद की प्यास बुझाने के लिए और 16 टीएमसी उद्योगों की भट्टियों को जलाने के लिए, 10 टीएमसी गांवों के लिए पीने के पानी के रूप में। बाकी के पानी का वाष्पीकरण की वजह से लॉस होगा। माना जा रहा है कि 18.25 लाख एकड़ से भी ज्यादा एग्रीकल्चरल एरिया के लिए पानी अवेलेबल होगा। दोस्तों, बेशक ये मेगा प्रोजेक्ट अगर सफल होता है तो ये तेलंगाना की किस्मत बदल देगा। लेकिन आखिर क्या वजह है कि इस मेगा प्रोजेक्ट को, तेलंगाना की शान को बिगेस्ट मैन मेड डिजास्टर कहा जा रहा है? यह प्रोजेक्ट के चंद्रशेखर राव की सोच थी और इसे उनकी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि कहा जाता था। अब नई सरकार के सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी का कहना है कि यह प्रोजेक्ट देश की सबसे बड़ी इंसानी गलती है। आइए समझते हैं ऐसा क्यों कहा जा रहा है। दरअसल अक्टूबर 2023 में मेडिगड्डा बैराज का एक पिलर धंस गया। इससे पानी का बहाव बिगड़ा और बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। फरवरी 2024 में सरकार ने एनडीएसए से इस पूरे प्रोजेक्ट की डिजाइन और निर्माण की जांच करने के लिए कहा। एनडीएसए यानी नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, भारत के डैम्स की सुरक्षा देखने वाली संस्था। एनडीएसए की रिपोर्ट के अनुसार मेडिगड्डा बैराज के ब्लॉक 7 के पिलर झुक गए हैं और दरारें आ गई हैं। अन्नाराम और सुंदिल्ला में भी पानी का रिसाव हो रहा है, जिसे पाइपिंग डिस्ट्रेस कहा जाता है।
एनडीएसए ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बैराज के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में गंभीर खामियां थीं, यानी जमीन की सही से जांच नहीं की गई थी, जियो टेक्निकल सर्वे ढंग से हुआ नहीं था, गलत डिजाइन की गई थी, घटिया निर्माण किया गया था, सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया गया था और ऑपरेशन तथा रखरखाव में लापरवाही भी देखी गई। एनडीएसए ने यह भी कहा है कि इन सब प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द ठीक किया जाना चाहिए। वहीं तेलंगाना की नई कांग्रेस सरकार के सीएम रेवंती रेड्डी का कहना है कि इसमें गलत डिजाइन के कारण बहुत ज्यादा पानी स्टोर किया गया। डिजाइन सिर्फ 2 टीएमसी के लिए था, उन्होंने 10+ टीएमसी तक भर दिया। नई सरकार का आरोप है कि इस प्रोजेक्ट को जो घटिया डिजाइन का है, इसके कारण तेलंगाना सरकार को हर साल 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज और ब्याज चुकाना पड़ रहा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम्स नहीं है, इसे इकोनॉमिकली अनफीजिबल भी बताया जा रहा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को अपने कई विशाल पंपों को चलाने के लिए हर साल लगभग 5,900 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है। यह बिजली की नीड पूरे तेलंगाना की बिजली की जरूरत का लगभग 50% यानी लगभग आधा है। चलिए अब थोड़ी आर्थिक गणित को समझते हैं। मान लीजिए मानसून सीजन में इन पंपों को 2 महीने यानी लगातार 24/7 चलाना पड़े तो कुल बिजली खपत होती है 849 करोड़ यूनिट। अब अगर प्रति यूनिट दर 8 रुपए मानी जाए तो सिर्फ बिजली की कीमत बनती है 7,000 करोड़ रुपए हर साल। पर यह कहानी यही नहीं रुकती। चलिए मान लेते हैं यह प्रोजेक्ट 18 लाख की जगह करीब 15 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई करता है, तो सिर्फ बिजली खर्च ही हर एकड़ के लिए आता है 46,646 रुपए प्रति वर्ष। यहां के मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि इस प्रोजेक्ट को हर साल 5,000 करोड़ रुपए की बिजली लागत चाहिए, लेकिन 2020 के बजट में सिंचाई विभाग ने खुद 7,000 करोड़ रुपए की बिजली शुल्क के लिए अलग किए थे। यानी बिजली का खर्च कैलकुलेशन से कहीं ज्यादा आ रहा है। खैर, यह तो पूरी तस्वीर का आधा हिस्सा है। देखिए, इस प्रोजेक्ट की लागत बताई गई थी लगभग 80,000 करोड़ रुपए और यह प्रोजेक्ट बना है कर्ज के पैसों से। अब इक्वेशन में है 80,000 करोड़ रुपए का मौजूदा ऋण, 6% ब्याज दर और 30 साल चुकाने की अवधि। इस हिसाब से तो हर साल सिर्फ कर्ज का भुगतान करना है 5,760 करोड़ रुपए। अब इसे 15 लाख एकड़ पर बांटेंगे तो प्रति एकड़ 38,400 रुपए का सिर्फ लोन रिपेमेंट आता है। तो अब जोड़ते हैं आंकड़े। बिजली लागत 46,646 रुपए, ऋण लागत 38,400 रुपए। इस तरह कुल सिंचाई लागत हुई 85,086 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष। लेकिन क्या एक किसान इतना कमा पाता है? धान जैसी मुख्य फसल से अगर साल में 2 फसलें भी ले लें तो भी शुद्ध लाभ होता है 40,000 रुपए प्रति एकड़। यानी इस प्रोजेक्ट से हर एकड़ पर घाटा है 45,000 रुपए से भी ज्यादा। अब आपको असली लागत वर्सेस असली कमाई की तस्वीर साफ हो गई होगी। दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट ने भी इस पूरे प्रोजेक्ट की वित्तीय नींव को हिला दिया है। क्या कहती है कैग की रिपोर्ट? कैग ने कहा है कि राज्य सरकार ने इस परियोजना के फायदों को जरूरत से ज्यादा दिखाया है। असलियत में यह उतना फायदेमंद है ही नहीं जितना बताया गया। राज्य सरकार कहती है लागत लाभ अनुपात है 1:1.5, यानी 1 रुपए खर्च में 1.5 रुपए का फायदा होगा, जबकि कैग कहता है लागत लाभ अनुपात है 1:0.75, यानी हर रुपए पर 25 पैसे का घाटा है। कैग की रिपोर्ट यह भी बताती है कि इस प्रोजेक्ट की लागत बहुत बढ़ गई है, जिसके कारण यह अब इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं रहा। अब यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब इसकी लागत थी 81,911 करोड़ रुपए, यह तय की गई थी। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट में जितना पानी लिफ्ट करना था उसमें बाद में बदलाव किया गया। इस बदलाव से खर्च में 28,151 करोड़ रुपए और बढ़ गए। कैग ने कहा कि जो प्रोजेक्ट की योजना यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी थी उसमें पुरानी कीमतों को आधार बनाया गया, जिससे असली लागत कम आंकी गई और बाद में खर्च बहुत बढ़ गया। लेकिन अब इसकी लागत बढ़कर हो गई है 1,49,317 करोड़ रुपए, यानी लगभग 68,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च हो रहे हैं। दोस्तों, अब आप तय कीजिए कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या वाकई एक जल महायोजना है या फिर एक ऐसा सपना जो कागजों में तो हरा भरा है मगर हकीकत में सिर्फ कर्ज और घाटे का सैलाब है। आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।